ये कहानी है चाणक्य की, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जिसकी सोच ने पूरे इतिहास को बदल दिया। वो ना तो किसी राजघराने में पैदा हुआ था, ना ही उसके पास कोई सत्ता थी। एक साधारण ब्राह्मण जिसकी शक्ल और जीवन शैली लोगों को आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी थी। उसके पास न धन था न सेना, लेकिन उसके पास एक ऐसी बुद्धि थी जो राजाओं को भी झुका सकती थी। उसका बचपन आसान नहीं था। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी गरीबी और उसके रूप को लेकर बातें करते थे, लेकिन वो हर अपमान को अपने अंदर दबाकर एक शक्ति में बदलता जा रहा था। कुछ लोग जीवन जीने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाने के लिए। चाणक्य उन्हीं में से एक था। वो हमेशा एक अलग नजरिए से दुनिया को देखता था। जहां बाकी लोग सिर्फ वर्तमान देखते थे, वहां वो भविष्य को समझता था। समय के साथ वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी पहुंचा, जो उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां से महान विचार और महान नेता पैदा होते थे। चाणक्य यहां एक शिक्षक बना, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो लोगों को सोचने की कला सिखाता था। उसके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन को समझना था। उसके विद्यार्थी उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो सख्त था लेकिन सही था। उसी समय भारत की स्थिति बहुत कमजोर थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर जगह अलग अलग राजा थे और हर राजा अपनी सत्ता के लिए लड़ रहा था। मगध का नंद वंश सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उनकी शक्ति के पीछे अहंकार और अत्याचार छिपा हुआ था। प्रजा दुखी थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज उठा सके। देश को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से इस स्थिति को बदल सके। एक दिन चाणक्य मगध के राज दरबार में पहुंचा। उसके पास एक योजना थी, एक विचार था जो वो राजा के सामने रखना चाहता था। लेकिन वहां उसका अपमान किया गया, उसे नीचा दिखाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और उसे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उस पल ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सामान्य व्यक्ति शायद इस अपमान को भूल जाता, लेकिन चाणक्य ने इसे अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने खुले बालों के साथ एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंद वंश को समाप्त नहीं कर देगा, तब तक वो अपने बाल नहीं बांधेगा। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये एक मिशन बन चुका था। उसने ठान लिया कि वो एक ऐसा राजा तैयार करेगा जो न केवल शासन करेगा, बल्कि पूरे भारत को एक करेगा। लेकिन सवाल था कि वो राजा कहां से आएगा। उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी। वो जानता था कि सही व्यक्ति मिल जाए तो इतिहास बदला जा सकता है। इसी तलाश में उसकी मुलाकात एक छोटे से लड़के से हुई, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक साधारण बालक था, गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसमें आत्मविश्वास था, साहस था और कुछ करने की चाह थी। चाणक्य ने उसी पल समझ लिया कि यही वह व्यक्ति है जिसे वह ढूंढ रहा था। जहां बाकी लोग एक साधारण लड़का देखते थे, वहां चाणक्य ने एक भविष्य का सम्राट देखा। चाणक्य उसे अपने साथ ले गया और उसकी शिक्षा शुरू की। उसने उसे युद्ध की कला सिखाई, राजनीति की समझ दी, लोगों को पढ़ना सिखाया और निर्णय लेना सिखाया। वह उसे सिर्फ लड़ना नहीं सिखा रहा था, बल्कि जीतना सिखा रहा था। हर दिन एक नया पाठ, हर रात एक नई योजना। चंद्रगुप्त धीरे धीरे बदलने लगा। वह एक सामान्य लड़के से एक मजबूत नेता बनता जा रहा था। चाणक्य का विश्वास था कि अगर सही दिशा मिले तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। उसने चंद्रगुप्त को वही दिशा दी। उसने उसे सिखाया कि एक राजा सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और अपने निर्णयों से महान बनता है।
उसने उसे यह भी समझाया कि असली ताकत सेना में नहीं बल्कि रणनीति में होती है। धीरे धीरे चाणक्य ने अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। उसने एक गुप्त जाल तैयार किया जिसमें जासूस थे जो हर जगह से जानकारी लाते थे। उसने गठबंधन बनाए, दुश्मनों को कमजोर किया और हर कदम सोच समझकर उठाया। उसके लिए यह एक शतरंज का खेल था जहां हर चाल का एक उद्देश्य था। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उसने बुद्धि का रास्ता चुना। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अटूट था। वह जानता था कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात मायने नहीं रखते। उसने अपने जीवन के हर संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया था। वह हर उस व्यक्ति के लिए एक उदाहरण बन गया जो बिना संसाधनों के भी बड़े सपने देखता है। अब एक तरफ था नंद वंश का विशाल साम्राज्य और दूसरी तरफ एक गुरु और उसका शिष्य। एक तरफ शक्ति थी और दूसरी तरफ रणनीति। एक तरफ अहंकार। ये वही समय था जब चाणक्य की बनाई हुई योजना धीरे धीरे अपने असली रूप में सामने आने लगी थी। उसने सालों तक सिर्फ तैयारी की थी, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया था, हर कमजोरी को समझा था और अब वो उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। उसके सामने एक ही लक्ष्य था, नंद वंश का अंत और एक नए साम्राज्य की शुरुआत। चंद्रगुप्त मौर्य अब वो साधारण लड़का नहीं रहा था जिसे चाणक्य ने पहली बार देखा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके निर्णयों में एक राजा की झलक दिखाई देने लगी थी। लेकिन चाणक्य जानता था कि सिर्फ प्रशिक्षण से युद्ध नहीं जीता जाता। असली जीत रणनीति और समय से होती है। चाणक्य ने सबसे पहले सीधे युद्ध से बचने का फैसला किया। वो जानता था कि नंद वंश की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। अगर वो सीधे टकराव में जाता तो हार निश्चित थी। इसलिए उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करना शुरू किया। उसने अपने जासूसों का जाल पूरे राज्य में फैला दिया। हर शहर, हर गांव, हर महल के अंदर तक उसकी नजर पहुंचने लगी। जानकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे नंद वंश की कमजोरियां सामने आने लगीं। उनके मंत्रियों में असंतोष था, उनकी प्रजा नाराज थी और उनके अंदर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं था। चाणक्य ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने लोगों के मन में विद्रोह की भावना जगानी शुरू की। उसने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि बदलाव संभव है और एक नया नेतृत्व आ सकता है। इसी बीच चंद्रगुप्त को छोटे छोटे युद्धों में उतारा गया। ये युद्ध सिर्फ जीत के लिए नहीं थे, बल्कि अनुभव के लिए थे। हर लड़ाई के बाद वह और मजबूत होता गया। उसने सीखा कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं जीते जाते, बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। चाणक्य हर समय उसके साथ था, उसे मार्गदर्शन देता रहा, उसकी गलतियों को सुधारता रहा। एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त ने पहली बार नंद सेना के खिलाफ खुला मुकाबला किया। यह लड़ाई आसान नहीं थी। सामने एक विशाल सेना थी और दूसरी तरफ एक नई शक्ति जो अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। लेकिन इस बार चाणक्य ने हर कदम पहले से सोच रखा था। उसने युद्ध के मैदान को भी अपनी रणनीति के अनुसार चुना था। उसने दुश्मन को वहां लाया जहां उसकी ताकत कम हो जाए। लड़ाई शुरू हुई। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की आवाज और सैनिकों की चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगीं। लेकिन इस शोर के बीच एक चीज साफ थी, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त ने अपने साहस और रणनीति से दुश्मन को पीछे धकेलना शुरू किया। यह जीत छोटी थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। लोगों को विश्वास होने लगा कि नंद वंश अजेय नहीं है। चाणक्य ने इस जीत का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया। उसने इसे एक संदेश बना दिया। उसने पूरे राज्य में यह खबर फैलवाई कि एक नई शक्ति उभर रही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी है।
धीरे धीरे लोग चंद्रगुप्त के साथ जुड़ने लगे। उसकी सेना बढ़ने लगी और उसका प्रभाव भी। अब समय आ गया था सबसे बड़े कदम का। चाणक्य ने अंतिम योजना बनाई, मगध पर हमला। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह उसके वर्षों की मेहनत का परिणाम था। हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान में रखा गया था। उसने अपने जासूसों से महल की हर जानकारी हासिल कर ली थी। उसे पता था कि कहां से प्रवेश करना है, कब हमला करना है और कैसे दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना है। हमले की रात आई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। चंद्रगुप्त और उसकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। जैसे ही सही समय आया, हमला शुरू हुआ। यह अचानक था, तेज था और पूरी तरह से योजनाबद्ध था। नंद वंश की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनके अंदर पहले से ही असंतोष था और इस अचानक हमले ने उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया। महल के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सैनिक इधर उधर भागने लगे और नेतृत्व पूरी तरह से टूट गया। इस युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त ने वह दिखाया जिसके लिए चाणक्य ने उसे तैयार किया था। उसने न सिर्फ युद्ध लड़ा, बल्कि उसे नियंत्रित किया। उसकी हर चाल में एक रणनीति थी और हर निर्णय में एक स्पष्ट सोच। आखिरकार वह पल आ ही गया जब नंद वंश का अंत हुआ। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उसने अपने खुले बालों को बांधा। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां सत्ता सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से चलेगी। लेकिन चाणक्य के लिए यह अंत नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने एक राजा बनाया था, लेकिन अब उसे एक महान सम्राट बनाना था। एक ऐसा सम्राट जो सिर्फ राज्य पर शासन न करे, बल्कि पूरे देश को एक करे। चंद्रगुप्त अब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभाल लिया था, तब असली कहानी शुरू हुई। एक साम्राज्य जीत लेना जितना कठिन था, उससे कहीं ज्यादा कठिन था उसे संभालना। युद्ध में दुश्मन सामने होता है, लेकिन शासन में चुनौतियां हर दिशा से आती हैं। और यही वो समय था जब चाणक्य की असली परीक्षा शुरू हुई। चंद्रगुप्त अब राजा था, लेकिन उसके हर निर्णय के पीछे चाणक्य की सोच काम कर रही थी। चाणक्य जानता था कि अगर इस नए साम्राज्य को टिकाऊ बनाना है, तो सिर्फ शक्ति काफी नहीं है, उसे एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत थी। उसने धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को एक सिस्टम में ढालना शुरू किया। कानून बनाए गए, प्रशासन को व्यवस्थित किया गया और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए। चाणक्य का मानना था कि एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी प्रजा की सुरक्षा और खुशहाली होती है। इसलिए उसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया, कर व्यवस्था को संतुलित बनाया और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी नागरिक पर अत्यधिक बोझ न पड़े। उसके लिए राज्य की ताकत सिर्फ सेना में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति में भी थी। इसी सोच को उसने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विस्तार से लिखा। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक पूरा मार्गदर्शन था कि एक राज्य कैसे चलाया जाता है। इसमें युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कानून और जासूसी तक की हर बात का उल्लेख था। चाणक्य का हर निर्णय इस ग्रंथ की सोच पर आधारित था। चाणक्य ने अपने जासूसी तंत्र को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया। उसका मानना था कि एक राजा को हर समय अपने राज्य की स्थिति का पता होना चाहिए। इसलिए उसने हर जगह अपने गुप्तचर तैनात किए, जो हर छोटी बड़ी जानकारी उसे पहुंचाते थे। इससे न केवल अंदरूनी विद्रोह को रोका जा सका, बल्कि बाहरी खतरों से भी पहले ही निपटा जा सकता था। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य एक शक्तिशाली और संगठित राज्य बनता गया। दूर दूर तक इसकी शक्ति और व्यवस्था की चर्चा होने लगी। व्यापार बढ़ा, सड़कों का निर्माण हुआ और लोगों के जीवन में स्थिरता आने लगी। चंद्रगुप्त एक महान शासक के रूप में उभर रहा था, लेकिन उसके पीछे चाणक्य की अदृश्य भूमिका हमेशा बनी रही। लेकिन समय के साथ एक और बदलाव आया।
चाणक्य ने महसूस किया कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने जो सपना देखा था वह अब हकीकत बन चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ शक्ति पर नहीं बल्कि व्यवस्था और न्याय पर आधारित था। अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि चंद्रगुप्त इस साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं कि जीवन के हर अध्याय का एक अंत होता है, और चाणक्य भी इससे अलग नहीं था। उसने धीरे धीरे खुद को राजनीति से दूर करना शुरू किया। वह अब वही शिक्षक बनना चाहता था जो कभी तक्षशिला में था। उसने सत्ता से दूरी बना ली, लेकिन उसकी सोच और उसके सिद्धांत हमेशा उस साम्राज्य में जीवित रहे। चंद्रगुप्त के लिए यह समय भावनात्मक था। जिस व्यक्ति ने उसे एक साधारण बालक से सम्राट बनाया, वह अब उसके साथ हर दिन नहीं रहने वाला था। लेकिन चाणक्य ने उसे पहले ही सिखा दिया था कि एक सच्चा नेता वही होता है जो बिना सहारे के भी सही निर्णय ले सके। समय बीतता गया, लेकिन चाणक्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी नीतियां, उसकी रणनीतियां और उसकी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गईं। उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपने दिमाग और अपने धैर्य से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। आज भी जब हम सफलता, रणनीति और नेतृत्व की बात करते हैं, तो चाणक्य का नाम सबसे ऊपर आता है। उसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उसने यह सिखाया कि अगर आपके पास सही सोच है, तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह एक विचार की कहानी है। एक ऐसा विचार जो यह बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो और सोच स्पष्ट हो, तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि चाणक्य आज भी जिंदा है, अपनी किताबों में, अपनी नीतियों में और हर उस इंसान में जो हार मानने के बजाय लड़ना चुनता है।